बलिदान और विश्वास का इम्तिहान। बूचड़खाने की दीवारों पर लगे स्क्रीन्स पर टाइम बॉम्ब की लाल बत्तियां तेजी से चमक रही थीं। 1:40, 1:39। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। विक्रम घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था, दर्द था और प्रायश्चित की आग थी। बॉस, देर मत कीजिए। अगर मेरे मरने से आर्या बचती है तो मुझे खुशी होगी। मैंने अनिका भाभी के पिता का लहू बहाया था। आज मेरा लहू उस पाप को धो देगा। गोली चलाइए। कार्तिक की उंगली ट्रिगर पर थी। उसकी नसें तनाव से फटने को थीं। अनिका एक तरफ आर्या की स्क्रीन को देख रही थी और दूसरी तरफ कार्तिक को। कार्तिक, रुको! तेज, कांपती हुई आवाज। अगर तुमने आज विक्रम को मारा तो आर्यन जीत जाएगा। वो तुम्हें फिर से एक कातिल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपनी आत्मा बेच दो। केएस का मास्टर स्ट्रोक। अचानक कार्तिक की आंखों में एक चमक आई। उसने गन विक्रम के माथे से हटाई, ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराया। आर्यन, ठंडी चुनौती भरी आवाज। तूने मुझे समझने में गलती कर दी। तूने सोचा कि मैं सिर्फ एक माफिया हूं जो सिर्फ खून बहाना जानता है। मैं एक बिजनेसमैन भी हूं और मैं हमेशा बैकअप प्लान रखता हूं। कार्तिक ने अपने कान में लगे वायरलेस डिवाइस पर कमांड दिया। विक्रम की लोकेशन ट्रैक करो और सिग्नल जैम कर दो, अभी। दरअसल जब विक्रम अंदर आया था, कार्तिक ने गौर किया था कि उसके फटे हुए कोट पर एक छोटा सा ट्रैकर लगा था। वो ट्रैकर आर्यन ने नहीं बल्कि खुद विक्रम ने लगाया था, ताकि कार्तिक को आर्या की असली लोकेशन मिल सके। आर्यन को लग रहा था कि आर्या इसी इमारत में है, पर कार्तिक समझ चुका था वीडियो फीड प्री रिकॉर्डेड हो सकती है। धोखे का पर्दाफाश। अनिका, आर्या यहां नहीं है। विक्रम, वो जगह कहाँ है जहां रुद्र प्रताप अपने शिकार रखता था? विक्रम की आंखों में उम्मीद जागी। पुरानी शुगर मिल। आर्यन ने मुझे वहीं से यहां भेजा था। तभी स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा उभरा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। तुम बच नहीं सकते कार्तिक। अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो बम फटने से कोई नहीं रोक पाएगा। कार्तिक ने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया, उसे खड़ा किया। अपने पापों का प्रायश्चित मरकर नहीं, मेरी बेटी को बचाकर करो विक्रम। चलो। शुगर मिल में मौत से रेस। वो तीनों पागलों की तरह शुगर मिल की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा आर्या एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बंधी थी। टाइमर पर केवल 20 सेकंड। कार्तिक और विक्रम सीढ़ियों की तरफ भागे, पर आर्यन के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। अनिका, तुम जाओ, आर्या को बचाओ, इन्हें हम देख लेंगे। कार्तिक ने गन निकाली और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आज वो केएस नहीं था, आज वो एक पिता था। अनिका मशीनरी के बीच से रास्ता बनाते हुए ऊपर पहुंची। आर्या की आंखें डर से बंद थीं। 10, 9, 8। अनिका ने बॉम्ब के तारों को देखा। उसने कभी बॉम्ब डिफ्यूज नहीं किया था, पर उसने गौर किया बॉम्ब के सर्किट में वही चांदी का टूटा हुआ टुकड़ा फंसा था जो आर्यन हर कत्ल की जगह छोड़ता था। नई जिंदगी और कॉर्पोरेट युद्ध। शुगर मिल का अंतिम पल। शुगर मिल की ठंडी जमीन पर विक्रम खून से लथपथ पड़ा था। कार्तिक ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। विक्रम, आंखें खुली रखो। घबराई हुई टूटती आवाज। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अनिका अपनी छोटी आर्या को सीने से लगाए दौड़ती हुई नीचे आई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और विक्रम के घाव पर कसकर बांध दिया। हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। निर्णयात्मक, तेज स्वर। तभी आर्यन प्रताप ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कार्तिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी, पर भीतर ज्वालामुखी सुलग रहा था। तुम्हारे पिता जेल में सड़ रहे हैं, तुम भी वहीं जाओगे। हल्का विराम। पर याद रखना, केएस ने तुम्हें आज अपनी पत्नी और दोस्त की खातिर जिंदा छोड़ा है। चमत्कार और एक नई शुरुआत। 3 दिन बाद अस्पताल के आईसीयू के बाहर अनिका और कार्तिक खड़े थे। सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और दिलों की धड़कन। दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए और हल्का सा मुस्कुराए। गोली दिल के बहुत करीब थी, पर विक्रम की जीने की इच्छा शक्ति जीत गई। वो खतरे से बाहर है। कार्तिक के कंधों से जैसे पहाड़ उतर गया। अनिका ने आंखें बंद की और पहली बार राहत की सांस ली। कुछ हफ्तों बाद जब विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया, अनिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सहेली माया को बुलाया। माया, एक निडर, स्वाभिमानी अनाथ लड़की, जिसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी नर्सिंग एजेंसी खड़ी की थी।
शुरुआत में विक्रम और माया के बीच खूब नोकझोंक हुई। मुझे सहारे की जरूरत नहीं, विक्रम झल्लाता। तो फिर गिरना बंद कीजिए साहब, माया पलटकर जवाब देती। धीरे धीरे माया की सादगी ने विक्रम के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। कार्तिक और अनिका ने धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। अब विक्रम केवल एक वफादार साथी नहीं था, वो कार्तिक का साला और बिजनेस पार्टनर बन चुका था। बिजनेस की दुनिया का नया विलन, द शार्क। 5 साल बाद शौर्य साम्राज्य आसमान की बुलंदियों पर था, पर तभी ग्लोबल मार्केट में एक नया नाम गूंजा, सम्राट मल्होत्रा। उसे बिजनेस की दुनिया में द शार्क कहा जाता था। वो कंपनियों को खरीदता नहीं था, उन्हें बर्बाद करता था और फिर हड़प लेता था। उसका अगला निशाना था शौर्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बोर्डरूम का युद्ध। कार्तिक अपने ऑफिस के बोर्डरूम में बैठा था, तभी दरवाजा खुला। सम्राट मल्होत्रा बिना अपॉइंटमेंट अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा कद, गठीला शरीर और आंखों में खतरनाक चालाकी। मिस्टर कार्तिक शौर्य, धीमी व्यंग भरी आवाज। उसने मेज पर एक फाइल फेंकी। सुना है आपने हथियार छोड़कर कलम पकड़ ली है, पर मुझे डर है आपकी ये कलम मेरा डेथ वारंट नहीं लिख पाएगी। कार्तिक ने शांत नजरों से उसे देखा। सम्राट मल्होत्रा, स्थिर गहरी आवाज। मैंने सुना है आप कंपनियों के मलबे पर अपना महल बनाते हैं, पर यह शौर्य साम्राज्य है। यहाँ की नींव वफादारी और खून से बनी है। सम्राट हंसा। वफादारी बहुत महंगी चीज है कार्तिक। मैंने आपके 30% शेयर मार्केट से चुपके खरीद लिए हैं। अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग में मैं आपके इस सिंहासन पर बैठूंगा, हल्का झुककर। और आपकी पत्नी अनिका ठाकुर, उनकी पैतृक जायदाद का लीगल केस भी अब मेरे पास है। धमाकेदार मोड़। कार्तिक, समझ गया, ये जंग गोलियों से नहीं, दिमाग और डॉलर से लड़ी जाएगी। सम्राट ने सिर्फ बिजनेस पर हमला नहीं किया था, उसने अनिका की विरासत को भी निशाना बनाया था। तभी दरवाजा फिर खुला। अनिका अंदर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने सम्राट की आंखों में आंखें डालकर कहा, जायदाद के कागज आपके पास हो सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा, पर इस शहर की हवा आज भी कार्तिक शौर्य के नाम से चलती है। जंग शुरू करनी है तो याद रखिएगा, हम हारना नहीं जानते। सम्राट बाहर निकलते हुए बुदबुदाया, देखते हैं मिसेस शौर्य, जब आपकी बेटी का स्कूल और आपके पति का साम्राज्य मेरा होगा, तब आप क्या करती हैं। धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक, तनाव बढ़ता हुआ। कॉर्पोरेट युद्ध शुरू हो चुका था और इस बार दांव पर था सिर्फ साम्राज्य नहीं, परिवार। विरासत के वारिस और कॉर्पोरेट बिसात। शौर्य मैंशन, खुशियों का नया सवेरा। शौर्य मैंशन एक बार फिर रोशनी, संगीत और जश्न में डूबा हुआ था। सम्राट मल्होत्रा की धमकियों के बीच नियति ने कार्तिक और विक्रम के जीवन में सबसे बड़ा उपहार भेजा, नए किरदारों का आगमन। कार्तिक और अनिका के घर एक नन्हे राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीर शौर्य। वीर की आंखों में वही चमक थी जो कभी कार्तिक की केएस वाली पहचान में हुआ करती थी, निडर, शांत और भीतर कहीं आग लिए हुए। दूसरी तरफ विक्रम और माया के घर एक चुलबुली बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया कायरा। उसकी हंसी जैसे हर दर्द को हल्का कर देती थी। 5 साल बाद आर्या बड़ी हो चुकी थी। वो अपने छोटे भाई वीर की ढाल बनी रहती। वहीं कायरा और वीर की दोस्ती बचपन से ही गहरी होने लगी थी। हंसी, भागदौड़ और मासूम सपने। पर किस्मत उनके लिए कुछ और लिख चुकी थी। बिजनेस की शतरंज, द शार्क का अगला वार। घर में बच्चों की किलकारियां थीं, पर ऑफिस में सम्राट मल्होत्रा अपनी चालें चल रहा था। सीधा हमला नहीं, इस बार स्लो पॉइजन, धीमा जहर। उसने शौर्य इंडस्ट्रीज के सप्लाई चेन पार्टनर्स को चुपचाप तोड़ना शुरू कर दिया। बोर्ड मीटिंग, सन्नाटा। कमरे में भारी सन्नाटा था। विक्रम ने फाइल मेज पर पटक दी। बॉस, हमारे 3 बड़े स्टील सप्लायर्स आखिरी वक्त पर हाथ खींच गए हैं। वे अब मल्होत्रा ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। सम्राट हमें चारों तरफ से घेर रहा है। कार्तिक ने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सम्राट को लगता है कि वो मुझे पारंपरिक तरीकों से हरा देगा। विक्रम, उसे ये नहीं पता कि जब रास्ता सीधा ना हो तो केएस रास्ता बनाना जानता है। जवाबी हमला, अनिका और माया की जोड़ी। जहां कार्तिक और विक्रम फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे, वहीं अनिका और माया ने पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाल लिया।
अनिका ने अपनी पैतृक ठाकुर विरासत की ताकत का इस्तेमाल किया। उसने उन पुराने जमींदारों और व्यापारियों को इकट्ठा किया जो सम्राट के निर्दयी व्यापार तरीकों से त्रस्त थे। माया ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से एक बड़ा राज निकाला। सम्राट एक बहुत बड़ी विदेशी डील करने जा रहा है। धीमी, गंभीर आवाज। अगर ये डील रुक गई तो उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। पार्टी में आमना सामना। शहर की सबसे बड़ी बिजनेस गाला पार्टी। चमकती रोशनी, महंगे सूट, मुस्कुराते चेहरे और भीतर छिपा जहर। कार्तिक अनिका के साथ अंदर आया। तभी एक लग्जरी कार रुकी। सम्राट मल्होत्रा उतरा। उसकी नज़र कार्तिक के पास खड़े छोटे वीर पर पड़ी। आपका बेटा बहुत होनहार लग रहा है मिस्टर शौर्य। धीमी, चालाक आवाज। उसने वीर के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। बिजली की तेजी से कार्तिक ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि सम्राट के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। कार्तिक झुका। उसकी आवाज धीमी, ठंडी पर खतरनाक। मेरे बिजनेस पर नजर डालो, बर्दाश्त करूंगा, पर मेरी औलाद की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो हाथ तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं रहेगा। सम्राट मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में पहली बार खौफ था। चुनौती स्वीकार है। अगले हफ्ते आपकी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, AGM। देखते हैं उस दिन चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठता है। एक नया राज। जैसे ही सम्राट वहां से गया, विक्रम दौड़ता हुआ कार्तिक के पास आया। बॉस, एक बड़ी खबर है। गंभीर स्वर। माया ने सम्राट के बैकग्राउंड की जांच की है। सम्राट मल्होत्रा कोई अजनबी नहीं है। वो आपके पुराने दुश्मन रुद्र प्रताप का दूरता रिश्तेदार है। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। विक्रम आगे बोला, वो यहां सिर्फ बिजनेस करने नहीं आया, वो आया है रुद्र की मौत और बर्बादी का बदला लेने। कार्तिक की मुट्ठी भिंच गई। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी आग जल उठी। तो ये जंग सिर्फ दौलत की नहीं, खून की भी है। द डार्क एंजल और गुप्त रक्षक। चांदनी और एक छिपी हुई दुनिया। शौर्य मैंशन के ऊपर चांदनी बिखरी हुई थी। सब कुछ शांत था, पर हवेली के एक गुप्त कोने में, जहां किसी की भी पहुंच नहीं थी, एक अलग ही दुनिया चल रही थी। आर्या शौर्या, जिसे दुनिया सिर्फ एक अमीर घराने की राजकुमारी समझती थी, असल में वो इस परिवार की सबसे बड़ी डिफेंस लाइन बन चुकी थी। उसने खुद को इस तरह तैयार किया था कि किसी को कानो कान खबर न हो। वो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थी। चुपके से उसने इंटरनेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी और लीगल लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो जानती थी उसके पिता ने हथियार छोड़ दिए हैं, पर दुश्मन अभी भी जिंदा हैं। आर्या का गुप्त मिशन। अपने कमरे के एक छिपे हुए कंप्यूटर सेटअप पर बैठी आर्या सम्राट मल्होत्रा के बैंक अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक कर रही थी। स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो केवल एक शिकारी को अपने शिकार को जाल में फंसते देख मिलता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज चमका। उसके गुप्त खबरी का संदेश था। सम्राट ने कल सुबह कार्तिक सर के खाने में स्लो पॉइजन देने के लिए एक रसोइये को खरीद लिया है। आर्या की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने धीरे से अपने ब्लैक जैकेट की चेन चढ़ाई। धीमा, खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक, और खिड़की से बाहर कूदकर अंधेरे में गायब हो गई। रात का खौफ, द डार्क प्रोटेक्टर। शहर के एक पुराने गोदाम में वो रसोइया अपने पैसे गिन रहा था। अचानक बत्ती गुल। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक साया लहराया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बिजली सी फुर्ती वाली लात उसके सीने पर पड़ी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर एक तेज धार वाली छोटी ब्लेड टिक गई। फुसफुसाती भारी आवाज, अगली बार मेरे पिता के खाने की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो वो हाथ तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ये आर्या थी, पर उसकी आवाज, उसका अंदाज बिल्कुल KS जैसा था, बस और भी ज्यादा शातिर। उसने उस आदमी को इतना डरा दिया कि वो शहर छोड़कर भाग गया। किसी को पता भी नहीं चला कि कार्तिक की जान पर आने वाला खतरा टल चुका है। अगली सुबह मासूमियत का नकाब। अगली सुबह आर्या डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, फ्रॉक पहने छोटे भाई वीर को होमवर्क करा रही थी। दीदी, आप रात को कहाँ थी? वीर ने मासूमियत से पूछा। आर्या मुस्कुराई। उसने उसके गाल खींचे।
मैं तो अपने सपनों के महल में थी वीर, तुम अपना दूध खत्म करो। पास खड़े कार्तिक और अनिका अपनी बेटी को देख रहे थे। उन्हें लगता था उनकी बेटी बहुत नाजुक है। कार्तिक ने धीरे से कहा, अनिका, मैं चाहता हूं कि आर्या बिजनेस से दूर रहे। वो बहुत मासूम है, इन दरिंदों का सामना नहीं कर पाएगी। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें क्या पता था, उनकी वही मासूम बेटी सम्राट मल्होत्रा के 3 बड़े गुंडों को पहले ही अस्पताल पहुंचा चुकी है। सम्राट मल्होत्रा की बेचैनी। उधर सम्राट मल्होत्रा अपने ऑफिस में बौखलाया हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? मेरे आदमी गायब हो रहे हैं, मेरे लीगल केस अपने आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। कौन है जो मेरे हर वार को रोक रहा है? उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। कार्तिक के पास कोई गुप्त सेना है क्या? असिस्टेंट घबराया हुआ बोला, नहीं सर, कार्तिक तो बस ऑफिस जाता है और विक्रम अपनी पत्नी के साथ रहता है। हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा। सम्राट की मुट्ठी भिंच गई। उसे पता भी नहीं था उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई किंग नहीं, बल्कि वो प्रिंसेस है जिसे वो नज़रअंदाज कर रहा था। आर्या ने खुद को एक कोड नेम दिया था, डेथ ऑफ प्रिंसेस। एक ऐसी रक्षक जो साये में रहकर अपने भाई, अपने पिता और अपने साम्राज्य की रक्षा करती है। धीमा रहस्यमयी म्यूजिक। अब खेल बदल चुका था और इस बार बिसात पर सबसे खतरनाक मोहरा एक राजकुमारी थी। शिकारी का भ्रम और राजकुमारी का जाल। सम्राट मल्होत्रा अपने आलीशान केबिन में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में कार्तिक, अनिका और उनके दोनों बच्चे आर्या और वीर एक पार्क में हंसते हुए। सम्राट ने सिगार का धुआं छोड़ा। कार्तिक के साम्राज्य की नींव उसकी वफादारी नहीं, उसकी ये औलादें हैं। उसने तस्वीर में आर्या को घूरा। वीर अभी बच्चा है, पर आर्या, धीमी खतरनाक आवाज, वो उसकी जान है। अगर मैं आर्या को अपने कब्जे में ले लूं तो कार्तिक खुद शौर्य इंडस्ट्रीज के कागज मेरे कदमों में रख देगा। उसे लगा आर्या महज एक रईस नाजुक लड़की है जो गन की आवाज सुनकर ही बेहोश हो जाएगी। उसे क्या पता था कि वही लड़की डेथ ऑफ प्रिंसेस के नाम से उसके विनाश की इबारत लिख चुकी है। अपहरण की साजिश। अगली शाम आर्या अपनी मार्शल आर्ट्स क्लास से अकेले वापस आ रही थी, या कम से कम वो ऐसा दिखा रही थी। एक सुनसान मोड़ पर 4 प्रोफेशनल किडनैपर्स ने उसकी कार को घेर लिया। आर्या ने कार रोकी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार। चलो बिटिया रानी, हमारे साथ, एक लंबा चौड़ा आदमी गन दिखाते हुए बोला। तुम्हारे पापा को तुमसे मिलना है। आर्या ने हल्का सा चेहरा झुकाया, अपनी घड़ी का एक बटन दबाया। क्या आप सच में मुझे ले जाना चाहते हैं? धीमी ठंडी आवाज, क्योंकि यहां से वापस जाने का रास्ता बहुत दर्दनाक है। गुंडे हंसे, और उसी पल उनकी गलती शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में तांडव। जैसे ही एक आदमी ने आर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, आर्या ने बिजली की गति से उसका हाथ मरोड़ा। कड़क, उसकी कलाई टूट चुकी थी। अगले 5 मिनट उन गुंडों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। वे अपनी गन तक नहीं तान पाए। आर्या की चालें तेज, सटीक और बेरहम थीं। एक जमीन पर पड़ा था, दूसरा आंखें पकड़कर चीख रहा था, तीसरा भागने की कोशिश में गिर पड़ा। आर्या ने आखिरी आदमी के गले पर अपनी हील रख दी। जाकर अपने मालिक से कहो, धीमी फुसफुसाती आवाज, कि कमजोर कड़ी को छूना उसे मौत के करीब ले आया है। उसने उनके फोन, जीपीएस ट्रैकर्स सब तोड़ दिए और अंधेरे में गायब हो गई। मासूमियत की वापसी। घर पहुंचकर उसने अपनी ड्रेस ठीक की, बाल संवारे और फिर वही मासूम आर्या बन गई। सम्राट का खौफ। उधर सम्राट मल्होत्रा अपने ठिकाने पर इंतजार कर रहा था। तभी उसके आदमी लहूलुहान हालत में अंदर घुसे। कहाँ है वो? सम्राट गरजा। सर, वो लड़की, हकलाते हुए, वो इंसान नहीं है। उसने हमें 2 मिनट में ढेर कर दिया। उसने नाम नहीं बताया, पर उसके लॉकेट पर लिखा था डेथ। सम्राट के माथे पर पसीना चमक उठा। पहली बार
उसे एहसास हुआ कि उसने गलत शिकार चुना है। जिसे वो मोहरा समझ रहा था वो शतरंज की रानी थी, जो राजा को बचाने के लिए खुद काल बन चुकी थी। आर्या की तैयारी। आर्या को अपने जासूसी नेटवर्क से इस खतरे की महक पहले ही मिल गई थी। उसने ट्रिप पर जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर ली। उसने अपनी जैकेट की लाइनिंग में छोटे स्मोक बॉम्ब, एक टेजर और अपने खास थ्रोइंग स्टार्स छुपा लिए। बस में बैठते ही उसने सख्ती से कहा, वीर, कायरा, तुम दोनों हमेशा मेरे हाथ के घेरे में रहोगे, समझ गए? वीर हंस पड़ा। दीदी आप इतनी सीरियस क्यों हैं? हम तो मजे करने जा रहे हैं। कायरा भी खिलखिला उठी। आर्या कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें बस की खिड़की से बाहर पीछा करती काली गाड़ियों पर टिकी थी। जंगल में घात। दोपहर का समय था। बच्चे जंगल के खुले मैदान में लंच कर रहे थे। अचानक चारों तरफ से नकाबपोश शिकारी निकल आए। टीचर्स और गार्ड्स को पल भर में काबू कर लिया गया। जैकल हाथ में गन लिए सीधे वीर की तरफ बढ़ा। कार्तिक शौर्य का बेटा, आज इसकी कीमत उसका पूरा साम्राज्य होगा। वीर और कायरा डर के मारे कांपने लगे। वीर ने आर्या का हाथ कसकर पकड़ा। दीदी बचाओ। आर्या के चेहरे पर एक पल के लिए वही मासूमियत रही, लेकिन जैसे ही जैकल ने वीर की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आर्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वीर की आंखों पर पट्टी बांध दी। वीर, कायरा, एक गेम खेले? जब तक मैं स्टैचू न बोलूं, अपनी आंखें मत खोलना। प्रॉमिस? दोनों ने कांपती आवाज में कहा। प्रॉमिस दीदी। राजकुमारी का तांडव, डेथ ऑफ प्रिंसेस मोड। जैसे ही बच्चों ने आंखें बंद की, आर्या की मासूमियत खत्म हो गई। उसकी आंखों में वही केएस वाला जानलेवा जुनून उतर आया। जैकल ने हंसते हुए गोली चलानी चाहिए, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, आर्या ने बिजली सी फुर्ती से एक फ्लिप लगाया। उसकी बेल्ट से निकला पतला मेटल वायर हवा में चमका। अगले ही पल जैकल की गन जमीन पर थी। उसकी कलाई बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। तुम कौन हो? जैकल हकलाया। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पेड़ों की टहनियों का सहारा लेकर हवा में उछली। उसकी चालें सटीक थीं, तेज, नियंत्रित, घातक। कुछ ही मिनटों में जंगल की खामोशी हमलावरों की कराहों में बदल चुकी थी। आर्या ने जैकल को एक पेड़ से बांध दिया। उसकी छुपी हुई ब्लेड उसके गले के पास ठहर गई। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द में आग थी। सम्राट से कहना, अगर उसने बच्चों की तरफ फिर देखा तो मैं उसकी दुनिया को राख कर दूंगी। हवेली में खलबली। उधर जैसे ही कार्तिक और विक्रम को खबर मिली कि स्कूल बस का संपर्क टूट गया है, वे हथियार लेकर जंगल की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हमलावर बेहोश पड़े थे, जैकल बंधा हुआ था और आर्या शांति से वीर और कायरा के साथ बैठी थी, उन्हें कहानी सुना रही थी। पापा आप आ गए। आर्या दौड़कर कार्तिक से लिपट गई। और यहाँ कुछ बुरे अंकल आए थे, लेकिन पता नहीं अचानक आसमान से कोई फरिश्ता आया और सबको मारकर चला गया। हमने तो आंखें बंद कर रखी थी। कार्तिक ने जैकल की हालत देखी। हर वार सटीक था, प्रोफेशनल, प्रशिक्षित, घातक। उसने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, ये किसी मामूली गार्ड का काम नहीं है, ये वही अदृश्य रक्षक है। विक्रम की नजरें चुपचाप आर्या के जूतों पर गई। जंगल की मिट्टी और खून का एक छोटा सा धब्बा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे शक होने लगा था। सम्राट का अंत करीब है। जब सम्राट मल्होत्रा को पता चला कि जैकल जैसा किलर भी हार गया, उसकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगी। अब उसने एक आत्मघाती फैसला किया। वो खुद शौर्य मैंशन में घुसकर सबको खत्म करने की योजना बनाने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैंशन के कंट्रोल रूम में आर्या पहले ही उसके लिए एक डेथ वॉर। अंतिम न्याय और प्रतिशोध का बीज। जंगल के उस हादसे के बाद विक्रम की तेज नजरों ने आर्या के जूतों पर लगे खून के छींटे और उसकी सांसों की रफ्तार को भांप लिया था। वो समझ चुका था, कार्तिक का पुराना केएस वाला रूप उसकी बेटी में डेथ ऑफ प्रिंसेस बनकर लौट आया है। विक्रम ने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक आर्या को सीने से लगाए उसके माथे को चूम रहा था। एक पल के लिए विक्रम के मन में आया, सब सच बता दे। लेकिन जब उसकी नज़र आर्या की आंखों से मिली, वहां एक शांत चेतावनी थी, एक अटूट संकल्प अपने परिवार को हर कीमत पर बचाने का। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। नहीं, बॉस को अभी ये जानने की जरूरत नहीं है। ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। आर्या इस खानदान की वो ढाल है जिसे किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। सम्राट का आत्मघाती हमला। हार से पागल हो चुका सम्राट मल्होत्रा अब सब कुछ राख कर देना चाहता था। उसने शौर्य मैंशन में घुसने के लिए भारी बारूद और अपने सबसे वफादार गुंडों की फौज तैयार की। वो गरजा, अगर मैं बर्बाद हुआ हूं तो कार्तिक का नामो निशान मिटा दूंगा। आधी रात
गनों की आवाज़ें, धमाकों की गूंज, टूटते शीशों की खनखनाहट। रात का सन्नाटा चकनाचूर हो गया। कार्तिक और विक्रम ने मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की बौछार के बीच वे बटे रहे, लेकिन सम्राट इस बार सीधे आर्या और वीर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आमना सामना, सम्राट और काल। सम्राट ने दरवाज़ा तोड़ा। कमरे में अंधेरा था, सन्नाटा, कोई बच्चा नहीं। अचानक छत से एक काली परछाई नीचे उतरी। एक तेज वार और सम्राट के हाथ से गन दूर जा गिरी। वो आर्या थी, पूरी तरह ब्लैक आउटफिट में, आंखों पर मास्क। सम्राट डगमगा गया। तो तुम वही डेथ ऑफ प्रिंसेस हो? आर्या की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं तुम्हारा अंत हूं सम्राट। अगले कुछ पल, तेज कदमों की आहट, संयमित वार, नपी तुली चालें। सम्राट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आर्या ने उसे इस तरह निष्क्रिय कर दिया कि वो दोबारा खड़ा न हो सके। वो उसे बालकनी की ओर घसीट लाई। एक आखिरी नज़र, और फिर सम्राट नीचे जा गिरा, ठीक कार्तिक के कदमों में। अंतिम शब्द। कार्तिक स्तब्ध रह गया। उसने ऊपर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सम्राट जमीन पर पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने टूटी आवाज में कहा, तेरी बेटी, वो काल है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए पथरा गईं। खामोश गवाह। विक्रम पास ही खड़ा था। उसने आर्या को साए की तरह गायब होते देख लिया था। जब कार्तिक ने सम्राट के निर्जीव शरीर को देखा, विक्रम धीमे स्वर में बोला, बॉस, लगता है कुदरत ने ही इसका न्याय कर दिया। अब सब खत्म हो गया। कार्तिक ने लंबी राहत भरी सांस ली। हाँ विक्रम, अब कम से कम मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो सुरक्षा भी हैं और भविष्य का तूफान भी। इंतकाम का अगला अध्याय। 10 साल बाद। सम्राट मर चुका था, पर उसकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। दूर खड़ा था उसका 10 साल का बेटा आदित्य मल्होत्रा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस जलता हुआ अंगारा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ पर कार्तिक के नाम का पहला अक्षर खुद से उकेर लिया। दर्द से उसका चेहरा कांपा, लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी। बाबा, आपने जो शुरू किया था उसे मैं पूरा करूंगा। 10 साल, बस 10 साल और मैं शौर्य खानदान की हर खुशी को मातम में बदल दूंगा। रात की हवा में उसकी कसम गूंज उठी। एक युद्ध